Vice Chancellor of Manu, Professor Syed Ainul Hassan Sahab, the Honorable Pro Vice Chancellor Professor S.M. Rahmatullah Sahab, Registrar Sahab Professor Ishtiaq Ahmed Sahab, Director IMC and my friend Rizwan Ahmed Sahab, as also Dr. Muhammad Mujahid, and esteemed faculty members, heads of department of your prestigious university, research scholars and dear students and participants in this lecture series. Greetings from Asia's first and India's largest media university. बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो है मुझे इस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज शायद जितना रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था पूरे दुनिया में। और ये मैं सिर्फ हिंदुस्तान के ही संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर वर्ल्ड। जिस तरीके के एक माहौल पूरे दुनिया में है, उसमें आज इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे डिस्कशन की बहुत बहुत ज़रूरत है। और मानू ने ये इनिशिएटिव लिया, ये बहुत खुशी की बात है। मैंने अभी आपका बहुत ही खूबसूरत तराना सुना और मैंने आपके बिल्डिंग्स भी ऑनलाइन अभी देखे, डॉक्यूमेंट्री इस तराने के दौरान। बहुत ये बिल्डिंग्स देख के और आपका तराना सुन के, आपके प्रोग्राम्स के इनिशिएटिव्स को देखकर ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही मैं आपके यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन मैं आ पाऊँगा और आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो है मैं इंटरेक्ट कर पाऊँगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। देखिए, मीडिया एंड पीस, बड़े अफसोस की बात है कि आज इसको एक ऑक्सीमोरॉन माना जाता है। मैंने अपने कुछ दोस्तों से जब ये जिक्र किया कि मैं मानू में आज लेक्चर, क्योंकि उन्होंने सुबह कुछ मीटिंग को बुलाया था, तो वो मतलब ठाका मार के हंसने लग गए। कह दिया, साहब क्या बात कर रहे हैं, कहाँ पीस कहाँ मीडिया, आप क्या बात कर रहे हैं। वो तो जहाँ पीस है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो परसेप्शन बना है ये बहुत दुखद है। मुझे वो दिन भी याद है, मैं खुद भी एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट रहा हूँ। मेरा इस मीडिया और मीडिया एजुकेशन में लगभग 35 साल हो गए और मैं अपने तजर्बे से ये बता सकता हूँ कि मुझे आज भी याद है जब कोई छुटपुट घटनाएं भी कहीं भी शहर में होती थी। मैं दिल्ली में, मैंने मैक्सिमम मेरा जर्नलिज्म का करियर रहा है, तो पहला काम हम जो करते थे, एक तो खैर पुलिस और बाकी एजेंसियों से कांटेक्ट करके न्यूज़ चलाते थे, तो दूसरा काम जो उतना ही इम्पोर्टेंट था वो था कि हम लोग सभी जो मज़हब हैं उनके जो नुमाइंदे हैं उनको फ़ोन करते थे और उनसे पीस का एक संदेश लेते थे। मुझे खुद याद है कम से कम ऐसे 3-4 मरतबे जब कोई छोटी मोटी घटनाओं का भी खबर पुरानी दिल्ली में या कहीं कोई घटना हुई, तो उस वक़्त पहला काम होता था कि वहाँ के एक जाने माने किसी मौलाना साहब को, पंडित जी को, किसी ईसाई पादरी को हम तुरंत फ़ोन पर लेते थे और उनसे मैसेज लेते थे कि देखिए ये जिसे कहते हैं कॉल फॉर पीस, कि ये कोई गलतफहमी की वजह से कुछ हुआ है। और घटनाएं भी कोई इस तरह नहीं होती थी। वो घटनाएं होती थी कि कोई एक रिक्शा वाला और पैसेंजर के बीच में जो सड़क में चल रहा है वो आपस में टकरा गए, एक दूसरे को जो है थप्पड़ मारा, बस वहाँ से जो है मसला आगे बढ़ा। और पहला तो ये करते थे। दूसरा, मुझे कम से कम याद नहीं, मैं खुद जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा हूँ और जर्नलिस्ट रहा हूँ, हमने हमेशा कभी भी जो इट इज़ अ क्लैश बिटवीन टू कम्युनिटीज़,
हमने कभी कम्युनिटीज का नाम नहीं दिया, हमें मना कर दिया गया था कि कभी भी आप कम्युनिटीज को नेम नहीं करेंगे। आज जिस तरीके से बिल्कुल स्पेसिफिक होके नाम दिया जाता है, इससे जो है वो अगर 50 लोगों के बीच में है तो वो 5 लाख लोगों तक, 5 करोड़ लोगों तक हम पहुंचा देते हैं। तीसरा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि किसी, अब मैं माफी चाहता हूं कि मैं ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन किसी सरफिरे ने कुछ फालतू बात कर दी 50 लोगों के बीच में, उसको चलाने की पूरे दुनिया को, पूरे देश को दिखाने की क्या जरूरत है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। किसी ने कुछ इस तरीके से भड़काऊ बात कर दी, उसको हम ढिंडोरा पीट पीट के पूरे दुनिया को दिखा देंगे और वो नफरत को बढ़ाने का एक काम करेंगे। और ये सरफिरे हर जगह हैं। ये कुछ ऐसी बात कर देते हैं जो न तो लीडरशिप चाहती है उसको, न कोई भी समाज उसको चाहता है। वो इस तरह की बातें, क्योंकि दे वांट टू ग्रैब द हेडलाइंस, वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो रेलेवेंट बने, वो इररेलेवेंट हो गए हैं, वो हाशिए में हैं। वो चाहते हैं वाइडर एक्सेप्टेंस मिले, इसलिए इस तरह का एक शगुफा छोड़ देते हैं जिससे पूरे देश में एक माहौल खराब हो। और हम उस टिप्पणी को, उसको लेकर फिर घंटों टीवी चैनलों में प्राइम टाइम में डिबेट करने लगते हैं और उसमें तू मैं शुरू हो जाता है, गाली गलौज। और फिर जो समझ में नहीं आया वो ये है कि आप अगर किसी भी कोई डिस्कशन करा रहे हैं, कराना चाहिए। मैं खुद दूरदर्शन का एडिटर रह चुका हूं। डिस्कशन में आप सेंसिबल लोगों को बुलाते हैं, जो समझदार हैं, स्कॉलर हैं, जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। आप ऐसे लोगों को नहीं बुलाते हैं जो उस मजहब को का नुमाइंदगी नहीं करते हैं। उनके नाम से जरूर उनको लगता होगा कि ये उस मजहब के व्यक्ति हैं, लेकिन किसी भी तरीके से मजहब का नुमाइंदगी मतलब वो मजहब या वो धर्म, पंथ जिन सिद्धांतों के लिए, जिन असूलों पर टिका है, उसकी वो नुमाइंदगी नहीं करते। वो कोई और ही भाषा बोलते हैं, कुछ और ही जुबान बोलते हैं, वो नफरत की जुबान बोलते हैं और वो चाहते हैं कि टीआरपी बढ़े। ये टीआरपी के लिए किसी भी किस्म के लोगों को आके लाके बिठाइए और वो सामने आमने सामने गाली दें। और जो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सेंसिबल लीडरशिप चाहती है कि इस तरह की बातें हो। हम एक डेमोक्रेसी हैं। मैं एक बात कहता हूं तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे साहब आप जर्नलिज्म के टीचर हैं, आप ऐसी बात करते हैं। मैं मानता हूं आजकल बहुत चैनल है जो कहते हैं कि हम सच दिखाते हैं, सच का सामना, सच वो सब, हर जगह एक सच लगा देते हैं। चैनल के हेडलाइन का मतलब उनका टैग लाइन का एक हिस्सा हो गया है। बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन क्या सारा सच वैसे के वैसे ही दिखाना चाहिए? यह भी एक बड़ा सवाल है। कुछ सच तो दबी जुबान पर बोलनी चाहिए और कुछ सच तो अगर वो समाज और देश और अमन के हित में नहीं है तो उसको दिखाना भी नहीं चाहिए। मैं तो कम से कम यही मानता हूं। कौन सा सच है जो दिखाना चाहिए? हमारे घरों में भी बहुत सारे सच हैं। हम क्या अपने मोहल्ले में गाते हैं क्या? वो नहीं। ये हमें सोचने की जरूरत है कि सच के नाम पर आप क्या दिखा रहे हैं। उससे मुझे सबसे हर बात पर मुझे याद आती है गांधी जी का वो तलिस्मा
जिसमें उन्होंने खैर दूसरे एक संदर्भ में कहा कि जो भी मैं करता हूं उस करने से पहले कभी आपको शक है, संशय है, मन में कंफ्यूजन है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जो अंतिम व्यक्ति अंतिम छोर में जो खड़ा हुआ है उसके चेहरे को अपने सामने लाना और सोचना कि उस पर क्या असर पड़ेगा मेरे ये कहने से या मेरे ये करने से। अगर मीडिया में भी हमने ये एक बार सोच लिया कि हम जो दिखा रहे हैं उससे वो जो लास्ट लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, जिसके पास कोई ताकत नहीं है, कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं है जिसके पास, उस पर उसका क्या असर पड़ेगा। मैंने तो कह के अपना हेडलाइन बटोर ली है, मैंने तो अपनी सियासत कर ली, लेकिन इसका असर वो जो गांव में बैठा हुआ है, वो जो किसी छोटे से कस्बे में रहता है, वो जो छोटी सी दुकान चलाता है अपनी रोजी रोटी के लिए, उस पर उसका क्या असर पड़ेगा, ये हम क्या एक बार भी सोचते हैं क्या? अब सियासतदान तो सियासतदान है, लेकिन मीडिया तो समझदार है, कम से कम उनसे उम्मीद तो की जाती है कि आप समझदार हैं, क्या आपको ये करना चाहिए क्या? क्योंकि आप जब कुछ भी कहते हैं तो वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। हमारा समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है कि समाज में शांति, समाज में अमन बनी रहे, और उसी से तरक्की होती है। जब शांति होती है, अमन होती है, तो फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी आते हैं, इंडस्ट्री पनपती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, हमारा तिजारत जो है उसमें इजाफा होता है, हमारा ट्रेड सरप्लस होता है, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए जो है दूर दराज के इलाकों में जाएंगे। तो तरक्की के लिए अमन एक प्री कंडीशन है, यह बहुत जरूरी है। हम तनाव के बीच में नहीं कर सकते हैं तरक्की। तो कई बार इस तरह के सवाल आते हैं, और खासकर कम से कम देखिए 50 कमियां रही है हमने लिफाफा जर्नलिज्म से लेकर पेड न्यूज, बहुत सारे हमने जो है प्रिंट मीडिया के बारे में हम लोग कहते रहे हैं। लेकिन आज डिजिटल मीडिया जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि प्रिंट मीडिया की जो अहमियत है वो हमें समझ में आता है, क्योंकि एक एडिटोरियल, स्ट्रॉन्ग एडिटोरियल प्रोसेस होता था या है अभी भी, जहां एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी, उस पर जोर दिया जाता है। कोशिश होती है कि किसी भी किस्म के कानून को वायलेट ना करें, चाहे वो डेफेमेशन हो, लाइबल हो, आईपीसी के धाराएं हो, सीआरपीसी के सेक्शंस हो, उसको हम वायलेट ना करें। एक रिपोर्टर दर्ज भी करता है रिपोर्ट, तो वो एडिटोरियल प्रोसेस से होके गुजरता है, जहां जोर दिया जाता है कि क्या यह सच है, क्या इसे प्रॉपरली एट्रीब्यूटेड है, प्रॉपरली इसको सोर्स किया गया है या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद एक बड़ा बदलाव आया, ये लाइव और ब्रेकिंग न्यूज, ये जो ब्रेकिंग न्यूज सिंड्रोम मैं इसको कहूंगा, जहां मुझे किसी भी कीमत में मेरे राइवल या कॉम्पिटिटर को बीट करना है, इसके लिए मैं बगैर उसका पूरा जांच पड़ताल किए
उसका पुख्ता जानकारी लिए मैं सीधे सीधे उसको समाचार को चला दूंगा, उसको जो है मैं इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर दूंगा विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन। ये चेकिंग एंड क्रॉस चेकिंग, वेरिफिकेशन एंड क्रॉस वेरिफिकेशन, ये मीडिया के पूरे क्रेडिबिलिटी को प्रभावित करता है। आप कितने क्रेडिबल है ये इससे होता है कि आप कितना चेकिंग करते हैं, कितना फैक्ट चेकिंग करते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि डिजिटल मीडिया के आने से एक डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है मीडिया का, वो एक तरह से बेजुबानों की जुबान बन गई है। जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिन टॉपिक्स को इग्नोर करती थी या तवज्जो नहीं देती थी, उनको डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन हो जो दबाया जा रहा है या दबाने की कोशिश हो रही है, उसको एक आम शहरी जो है वो आज पहुंचा सकता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और खुद के, मुझे अभी भी याद है, मैं एक कॉलमनिस्ट हुआ करता था, जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया। कितने लोग पढ़ते होंगे कॉलम को? 500, 1000, 2000, बड़े अखबार में छप गए तो 2-3 हजार लोग पढ़ते होंगे, बाकी तो पन्ना पलट के छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा एक फेसबुक पोस्ट मैं 5000 लोगों तक पहुंच सकता हूं। एक ट्विटर हैंडल के वजह से मैं हजारों लाखों तक पहुंच सकता हूं। यूट्यूब, आज भले इस स्ट्रीम यार्ड में मुट्ठी भर लोग बैठे होंगे, लेकिन आज मानो के सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से न जाने हम कितने हजारों लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। मुझे लिंक मिला, मैंने भी जो है, रिजवान साहब ने भेजा, मैंने भी उसे तुरंत अपने फेसबुक और ट्विटर में मैंने शेयर कर दिया। आज आप जिसे कहते हैं कि स्प्लिट सेकेंड्स में आप लाखों लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। तो लोगों के पास एक बहुत बड़ी ताकत आ गई है। अब यह ताकत समझना भी जरूरी है कि मेरे पास ताकत तो आ गई है, लेकिन इसको जो है, इसका सही इस्तेमाल हो, इसका नाजायज इस्तेमाल ना हो, इसको भी हमें तय करना है। यह कब तय किया जाएगा? जब उसकी समझ हो। इसलिए पिछले कुछ वर्षों से, कुछ सालों से मैं लगातार, मैंने एक मुहिम छेड़ रखी है, एक नेशनल लिटरेसी मिशन, नेशनल मीडिया लिटरेसी मिशन, जिसकी बहुत जरूरत है। और ये सिर्फ मीडिया पर्सन्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो मीडिया से एक्सपोज होता हो। आज 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल के बुजुर्ग तक आज मीडिया से उनका एक्सपोजर है। इस मीडिया में बहुत सारे दिक्कतें हैं। एक तरफ मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, आप लोगों तक बहुत कुछ लेकर पहुंचा सकते हैं, जैसे देश की तहजीब, समाज के सामने जो चुनौतियां हैं वो, अच्छे काम जो हो रहे हैं वो, ये सब हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसकी समझ ना हो मीडिया की, अब मेरे एक स्टूडेंट है जिन्होंने, एक दिन मैंने देखा सोशल मीडिया में, उन्होंने एक किसी का बहुत ही एक जहरीला तकरीर उन्होंने शेयर किया था। मैंने उस स्टूडेंट को बुलाया, क्योंकि वो फितरत से ऐसा नहीं है, बहुत ही अमन पसंद बच्चा है। मैंने कहा कि बेटा ये आपने क्या शेयर किया है? उन्होंने कहा सर मैंने क्या गलत किया, मुझे पता नहीं चला। मैंने कहा आपने ये वीडियो देखा क्या?
कहती कि नहीं सर मैंने नहीं देखा। मैंने कह दिया आपने बगैर देखे उसको शेयर कर दिया? कहते हाँ सर मेरे दोस्त ने शेयर किया था तो मैंने उसे शेयर कर दिया। मैंने कह दिया किस लिए? उसने इतना मासूम जवाब दिया, उसने कहा कि सर मैं उसको शेयर करूंगा तो वो मेरे वीडियोस को भी शेयर करेगा। लेकिन उस बहुत ही मासूम से जो उसने काम किया है उससे कितना नुकसान पहुंच सकता है उसको भी अंदाजा नहीं है। मैंने कह दिया बेटा इसको जरा खोल के आप देखिए तो सही ये क्या दिखाया गया है, इसका समाज में क्या असर पड़ेगा। उसने जब देखा तो उसने तौबा किया, कह दिया कि सर बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने कह दिया बेटा आगे से कोई भी चीज को लाइक करने से पहले भी जरा सोच लेना कि वो लाइक के लायक है या नहीं। लायक तो लाइक, शेयर करने से पहले, लाइक करने से पहले, रीट्वीट करने से पहले एक बार आप उसको ढंग से देखिए, एक बार पढ़िए। बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं उनसे गलतियां हो रही है, वो बाद में माफ़ी मांग रहे हैं कि हमने ये लिखा हमें जो है पता नहीं था, इसका इल्म नहीं था, हमने जल्दबाजी में इसको जो है शेयर कर दिया था। मैं बड़े बड़े नाम ले सकता हूं। एक जर्नलिस्ट को तो मतलब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के उनको ये एतबार हो गया कि उनको फॉरेन में एक यूनिवर्सिटी में उनको जॉब मिल गई। बहुत बड़ा डिस्कशन का टॉपिक। इतने समझदार आप जिनको समझते हैं उनसे गलतियां हो रही है। तो ये जो सोशल मीडिया है वो जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनका कम एक्सपोजर है, उनको कितना मिसलीड कर सकती है, गुमराह कर सकती है, इसके बारे में हमें आपको सोचने की जरूरत है। गांव में, देहाती इलाकों में जब हम देखते हैं कि लोग, हमने देखा है दंगे हो जाते हैं। मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो सोशल मीडिया से शुरू हुआ। बेंगलोर में हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को पलायन करना पड़ा, छोड़ के जाना पड़ा, हजारों के तादाद में उनको निकलना पड़ा, इसलिए क्योंकि कोई बर्मा के कोई वीडियोस जो है, कोई फोटोग्राफ्स को मॉर्फ कर दिया गया था। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है वो गलत फहमी के कारण, क्योंकि वीडियो में कुछ दिखाया जाता है जो हकीकत से बिल्कुल दूर है। लोगों को समझ नहीं है, उनको नहीं पता कि वीडियो को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनको नहीं पता कि ऑडियो को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, उनको नहीं मालूम कि फोटोग्राफ्स को मॉर्फ किया जा सकता है। पढ़े लिखे लोगों को नहीं मालूम, तो हम जाहिल लोगों की क्या बात करें। पढ़े लिखे लोग गुमराह हो जाते हैं। सेंट्रल एशिया के कोई तस्वीर को दिखाया जाता है कि ये कश्मीर का तस्वीर है, किसी और मुल्क में कुछ हुआ है उसको इस तरीके से पेश किया जाता है कि वो हमारे अंदर हुआ है, और इससे गलतफहमियां बढ़ती है, समाज में तनाव बढ़ती है। और ये जानबूझ के, इसमें दो किस्म के लोग होते हैं डिजिटल में। एक होता है मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने उस बच्चे की बात कही, वो अनजाने कर रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा है, इग्नोरेंस की वजह से कर रहा है, उसको जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं है और वो उसको जो है शेयर कर रहा है, और कोई गुड फेथ में करता है। हमने पैंडेमिक के दौरान, कोविड के दौरान हमने देखा है, किसी ने बता दिया कि भाई नाक में 2 नींबू का रस जो है, एक नींबू निचोड़ के नाक में डाल दो तो आपका जो है कोविड ठीक हो जाएगा। अब हमने, आपने, हमारे जितने जानकार हैं उन्होंने, सबने देखा अरे मेरे रिश्तेदार का काम आएगा, मेरे दोस्तों का काम आएगा, चलो इसको शेयर कर देते हैं। इनोसेंस,
वो कहीं भी वो तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है कि ये सच होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमने ऐसी खबरें भी हमने डिजिटल मीडिया में देखा जहां ये बताया गया कि अगर आपने वैक्सीनेशन लिया, टीकाकरण कराया, तो आपका एक नोबेल प्राइज विनर ने कहा है कि आपका 1 साल के अंदर आपकी मौत हो जाएगी। नाउ दिस इज मिसचिफ, ये डेलिबरेटली किया गया है। तो मिस इन्फॉर्मेशन वो जो अनजाने में आप करते हैं, और जहां तक मीडिया वालों का सवाल है, वो मिस इन्फॉर्मेशन तब फैलाते हैं, मैं नहीं कहता कि सब कुछ जानबूझकर करते हैं, क्योंकि ये मीडिया डिपार्टमेंट ने ये ऑर्गेनाइज किया है, तो ये बताना जरूरी है, मीडिया स्टूडेंट्स भी यहां आज शामिल है, कि मीडिया वाले जो करते हैं वो कई बार होमवर्क प्रॉपरली न करने की वजह से, आपने रिसर्च नहीं किया और बगैर रिसर्च किए आपने उसको शेयर कर दिया, उस खबर को। आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं की, आपने रिसर्च की जगह गूगल सर्च कर दिया, गूगल बाबा शरणम। ये हम लोग कहते हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि जिस तरीके से आप हिस्ट्री को या तारीख को 2 हिस्सों में बांटते हैं, बीसी और एडी, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी, उसी तरह अंग्रेजी कैलेंडर में, उसी तरह मैं मीडिया को 2 हिस्सों में बांटता हूं, बीजी और एजी, बिफोर गूगल एंड आफ्टर गूगल। हम लोग बिफोर गूगल वाले लोग हैं और दूसरे हैं आफ्टर गूगल वाले, जो पैदा ही हुए थे मोबाइल के साथ, जिनको हम मिलेनियल्स भी कहते हैं। वो बच्चा भी है, वो रो रहा है तो उसको जो है झुंझुना नहीं पकड़ाते हैं जैसे हमारे बचपन में या हमने अपने बच्चों को दिए, वो सीधे मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं। अब उसके तो खैर असर के बारे में एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये जो गूगल जनरेशन है, इसको लगता है कि सारा नॉलेज जो है वो गूगल में ही है, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ गूगल में है, गूगल ही सच है, उससे बड़ा सच्चाई कोई नहीं है। अब ये जो जनरेशन है ये अक्सर कंफ्यूज हो जाती है, जब मीडिया गूगल में भरोसा करके बगैर होमवर्क किए, बगैर रिसर्च किए, बगैर ग्राउंड रिपोर्टिंग किए, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग छोड़ दी, शायद पैसे बचाना चाहते हैं, हमें लगता है कि सस्ता पड़ता है कि स्टूडियो में 4 शोर मचाने वालों को बुला दो। मैं भी पहले कभी पैनलिस्ट हुआ करता था रेगुलरली, अब मैं नहीं जाता हूं। मुझे 1-2 लोगों ने बुलाया, बड़े लोगों ने, मैंने कहा कि मैं आपके चैनल में आने के लिए तैयार हूं कि बशर्त है कि आप मुझे इत्मीनान से सुनेंगे, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा। अगर आप सब्र के साथ सुनेंगे और आप मुझे ज्यादा बोलने के अवसर देंगे, मौका देंगे, और आप कम बोलेंगे, जो एंकर को बिल्कुल कम बोलना चाहिए, आज तो एंकर की आवाज सुनाई देती है, आप कम बोलेंगे और हम एक्सपर्ट्स जो हैं हम ज्यादा बोलेंगे, अगर ये मंजूर है तो मैं आऊंगा। वो मुस्कुराने लग गए, हमने भी मुस्कुरा दिया, बात वहीं खत्म हो गई। अब नहीं जाता, क्योंकि अब वो सूट नहीं करता है। अगर सच का रिप्लेसमेंट जोर से चिल्लाना है तो मुझे मंजूर नहीं है। आज जरूरत है, अब मैं वाइंड अप करता हूं क्योंकि मुझे रिजवान साहब ने 20-25 मिनट ही दिया था, लेकिन ये सब्जेक्ट इज सो क्लोज टू माय हार्ट कि मैं घंटों इस पर बोल सकता हूं, लेकिन हम ऑनरेबल वीसी साहब को भी सुनना चाहेंगे। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा टू समराइज द होल थिंग। देखिए, मीडिया
का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज में सुकून हो, अमन हो, चैन हो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसकी, और इसे पूरा करने के लिए उसको एक, जैसे यहां बताया गया कि जो भी इंफॉर्मेशन वो आगे बढ़ाए उसको चेकिंग करे, क्रॉस चेक करे। देखिए, सच पर नहीं होना चाहिए फोकस, फैक्ट्स पे होना चाहिए। ट्रुथ के चक्कर में, ट्रुथ मेरा और आपका अलग अलग है। आपका सच को देखने का एक अलग नजरिए से आप सच को देखते हैं, मैं एक अलग नजरिए से सच को देखता हूं। तो मेरा और आपका सच अलग हो सकता है, लेकिन मेरा और आपका फैक्ट्स अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए द फोकस शुड बी ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स को हमें हाईलाइट करना है। वो फैक्ट्स, ये फैक्ट है। सच आपका नजरिए से आप अलग तरीके से देखेंगे, मैं अलग तरीके से देखूंगा। लेकिन फैक्ट क्या है, पहली बात। दूसरा, हम कोई भी इंफॉर्मेशन दे उसमें ओवरराइडिंग सोशल एंड नेशनल इंटरेस्ट किसमें है। मैं एक छोटा मिसाल देता हूं। बहुत पहले की बात है, शायद देवगौड़ा साहब वजीर आजम थे, तो उस वक्त कश्मीर में एक चुनाव हुए, और उस चुनाव के दौरान हुर्रियत की तरफ से हमेशा की तरह एक बॉयकॉट का कॉल था। अब 2 चैनल मैंने देखे उस वक्त। एक चैनल डाउनटाउन श्रीनगर में एक खाली पोलिंग बूथ को दिखा रहा था और कह रहा था कि देखिए, ये हुर्रियत ने जो कॉल दिया है वो सफल हो गया है, कामयाब हो गया है, और लोग नहीं आ रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि लोग जो नहीं आ रहे हैं वो उनके कॉल को सुनकर नहीं आ रहे हैं, रैदर वो खौफ के वजह से नहीं आ रहे होंगे कि कहीं हम मारे ना जाएं। लेकिन उनका पूरा फोकस उस पोलिंग बूथ पर था। दूसरा एक चैनल मैंने देखा जो ये दिखा रही थी कि कुछ लोग क्यू में खड़े हुए हैं, और जो एंकर हैं वो पूछ रहे थे रिपोर्टर से कि क्या बात है, कुछ कम लोग दिखाई देते हैं। कह रहे हैं कि नहीं, अभी सर्दी का मौसम है, कश्मीर में लोग थोड़ा आराम से ही आते हैं वोट करने के लिए, अभी धूप निकलेगी तो देखिए कितने लोग आएंगे। मैंने उस चैनल के एडिटर को फोन किया और मैंने कहा कि आप ये क्यों दिखा रहे हैं। क्या उन्होंने कहा, बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि सर, कौन जीतता है कौन हारता है हमें इससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जमहूरियत जीते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जीते। ये जो जज्बा है ये मीडिया के अंदर होना चाहिए कि हमारी जमहूरियत जीते, क्योंकि वही हमें ताकत देती है। उसी के वजह से आज हम एक दूसरे से आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। हमारे भले अलग जुबान हैं, हमारे अलग जो है मजहब है, हमारे अलग रंग हैं, हमारे अलग जो है खान पान है, हमारे अलग जो है वेशभूषा है, लेकिन इसके बावजूद हम एक साथ, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या लेजिस्लेचर में हो, एक साथ बैठकर, अलग अलग हमारे सोच है, लेकिन इसके बावजूद हम बैठ के बात करते हैं। ये हमारे जमहूरियत की ताकत है, हमारी डेमोक्रेसी है। इसको किसी भी कीमत में हमको बचाना है। तो उसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हमको, मीडिया का जिम्मेदारी बनती है कि हमको सोसाइटल, लार्जर सोसाइटल और नेशनल इंटरेस्ट, उसको हमें देखने की जरूरत है। तीसरा, मीडिया का काम, यहां मुझसे प्रीवियस स्पीकर्स ने कहा कि इट्स द फोर्थ एस्टेट, इट इज द फोर्थ पिलर, बट इट इज ऑल्सो ए ब्रिज। वो ब्रिज का काम, पुल का काम
कि वो समाज को एक दूसरे से जोड़ता है और समाज और सरकार को जोड़ता है। हुकूमत के जितने भी पॉलिसीज हैं उसके बारे में आवाम के बीच में अवेयरनेस पैदा करना और जो आवाम के जो तकलीफ हैं, आवाम के जो सपने हैं, तमन्ना हैं, एस्पिरेशंस हैं, उसको हुकूमत तक पहुंचाना। This it has to serve as a bridge. It has to be a peace builder. कोई भी इश्यू, एक समाज है तो बहुत सारे 138 करोड़ की आबादी कोई छोटी आबादी नहीं है। हमने अपने अंदर न जाने कितने मुल्कों को, यूरोप के मुल्कों को हमने अपने अंदर समा लिया है। इतनी बड़ी आबादी है हमारी, तो जाहिर है कि चार बर्तन रहेंगे तो वो टकराएंगे, कुछ आवाज आएगी। लेकिन उसको हम किस तरीके से आपस में भाईचारे के साथ उन समस्याओं का, उन मसाइल का हम कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं, इसके लिए रास्ता निकालना होगा। ये मीडिया को जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये तभी हो सकता है जब मीडिया सिर्फ एक नेगेटिविटी को ना देखे, समाज में जो पॉजिटिव चीजें हो रही है उन पॉजिटिव चीजों को भी देखें। मैं जब दूरदर्शन का एडिटर था तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, गुड न्यूज इंडिया, जो आज भी आप लोग जो डीडी देखते हैं, आप लोग देखते होंगे कि हफ्ते में एक बार उसको दिखाया जाता है। और आम जो शहरी है, ऑर्डिनरी सिटीजन, अपने पहल से किस तरीके से समाज में बदलाव ला सकता है, इस पर जोर दिया जाता है। हाउ कैन आई एज ए सिटीजन कॉन्ट्रीब्यूट? अब यह जरूरी है कि हम जब, और उसके चलते आप यकीन नहीं करेंगे, उसके कम से कम 400-500 एपिसोड हो गए अब तक, क्योंकि उसके बाद मैं दूरदर्शन छोड़ के आईएमसी का डीजी बना था, उसके बाद आगे यहां आ गया। लेकिन इस बीच में इतने एपिसोड्स हो गए कि 100 से ऊपर उनमें से जो लोग हैं उनको पद्मश्री मिल गया, उसमें जिनको हमने हाईलाइट किया था। कि समाज में नेगेटिविटी तो होती है, वो तो मीडिया को दिखाना ही चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जो करप्शन हो रहा है, जो एट्रोसिटीज हो रहे हैं, उनको हाईलाइट करना है। लेकिन जो अच्छाई समाज में है, वरना एक मैसेज ये जाता है कि इस समाज में सिर्फ बुराई होती है। हमारा सिस्टम पर से भरोसा उठ जाता है। हम क्राइम को तो तवज्जो देते हैं, लेकिन जब शहर के अदालतें जब सजा सुनाती है, उसको हम कोई कवरेज नहीं देते हैं। तो लोगों को लगता है कि क्राइम ही क्राइम हो रहा है, सजा किसी को मिल नहीं रही है, जबकि देश भर के जो जेल हैं वो भरे पड़े हुए हैं। किसी को उम्र कैद मिल रही है, किसी को जो है और जो है सजा, किसी को फांसी मिल रही है, लेकिन उस पर हमारा फोकस नहीं है। जब फोकस सिर्फ क्राइम पर जाता है और पनिशमेंट की तरफ हम दिखाते नहीं है, तो ऐसा लगता है लोगों को कि नहीं, क्राइम ही हो रहा है, सजा तो किसी को मिल ही नहीं रही है। वो बैलेंस जो है वो बनाए रखना जरूरी है समाज में। जहां बुराई जरूर हो रही है, लेकिन अच्छाई भी जो हो रही है उसको भी दिखाना बहुत जरूरी है। आज उसके देखा देखी, आज देश के बड़े अखबार, दैनिक भास्कर जैसे अखबार, हर सोमवार को पूरा फ्रंट पेज वो सिर्फ गुड न्यूज को ही हाईलाइट करते हैं। एक चैनल निकल गया है पूरा गुड न्यूज टुडे बोल के। ये जो गुड न्यूज है वो मुझे याद दिलाती है गांधी जी के 3 बंदरों की। गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में बताया जाता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन हम मीडिया वाले अगर उसको करने लग गए तो दुकान बंद हो जाएगी। हमें बुरा देखना भी पड़ेगा, बुरा सुनना भी पड़ेगा और बुरा बोलना भी पड़ेगा जहां जरूरत है।
लेकिन उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट चाहिए। ये बुरा जरूर देखिए, बुरा जरूर बोलिए और बुरा जरूर सुनिए जहां जरूरत हो, लेकिन साथ में अच्छा भी सुनिए, अच्छा भी बोलिए और अच्छा भी दिखाइए। ये अच्छाई और बुराई का जो बैलेंस है उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है समाज में। और मैंने जैसे कहा कि मीडिया हैज टू बी अ मैसेंजर ऑफ पीस। हमको कोई भी इश्यू हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है जो बातचीत से नहीं सॉर्ट आउट हो सकता है। ये हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं और हमको उनको सॉर्ट आउट करना है, उनको बढ़ाना नहीं है, उस तनाव को बढ़ाना नहीं है। समाज में भाईचारा बनाए रखना है और उसी में सबका हित है, सबका इंटरेस्ट उसी में है। कोई भी मां नहीं चाहती कि उसके बच्चों को नुकसान पहुंचे, कोई किसान नहीं चाहता कि उसके खेती को नुकसान पहुंचे, कोई बिजनेसमैन नहीं चाहता कि उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचे। सब चाहते हैं कि अमन हो। कुछ सियासी लोगों को छोड़कर, कुछ नफरत फैलाने वालों को छोड़कर, वो तो रहेंगे हर समाज में। इसलिए हमको उस लार्जर पीस लविंग, हिंदुस्तान की जो आवाम है वो पीस लविंग है, हमको उस मैसेज को, एंड दिस इज माय लास्ट अपील, हमको उस एक्सेप्टेंस की तरफ जाना है। हमने यहां शायद अंग्रेजों के प्रभाव में हमने एक अल्फाज को बहुत ज्यादा अहमियत दी, वो है टॉलरेंस। मुझे लगता है उससे कोई बड़ा गलत टर्म है नहीं। जरा सोचिए, मैं आपको टॉलरेट कर रहा हूं, मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूं। यू नो, व्हाई डू वी यूज द टर्म टॉलरेंस? आई एम टॉलरेटिंग यू, मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूं। इससे नेगेटिव टर्म हो ही नहीं सकता। सबसे खूबसूरत टर्म है मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं। आई एक्सेप्ट यू विथ ऑल योर डिफरेंसेस, ऑल योर डाइवर्सिटी। ये जो एक्सेप्टेंस का मैसेज है, बियॉन्ड टॉलरेंस, देयर हैज टू बी अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम टॉलरेंस टू एक्सेप्टेंस। कि आई रिस्पेक्ट यू एंड I not only accept this diversity, but I want to celebrate this diversity. ये मैसेज मीडिया को देना है। ये एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता, this is the key word, and that alone can solve all the problems. When I stop accepting, expecting, and start accepting, that will make all the difference. I'm sure Indian media ने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर आज तक बहुत ही अहम उसका किरदार रहा है इस देश को बनाने में, इस देश को आजाद करने में, और आगे भी उसका ये रहेगा। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी के वजह से, डिजिटल के नाम पर, कुछ बाजारवाद के चलते, जहां मार्केट हावी हो गया है, उसके चलते, प्रॉफिट्स को देखते हुए, टीआरपी को देखते हुए, उसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है, जिसके चलते कुछ कमियां आ गई है। लेकिन मुझे भरोसा है कि आवाम के जो दबाव है, आवाम का जो प्रेशर है, उसका असर होगा और हम ऐसे मीडिया को हम सपोर्ट ना करें, बल्कि ऐसे मीडिया को सपोर्ट करें जो समाज में शांति, पीस, अमन और भाईचारे की बात करता हो।
और हम सब आज मीडिया पर्सन्स हैं। हम सब अपने सोशल मीडिया के हैंडल से भी ऐसे ही मैसेजेस, यंगस्टर्स इस देश का बहुत बड़ी आबादी है, और वो यूथ ने अगर इस सोशल मीडिया के पावर को, उसकी मजम्मत करने की जगह उसके पावर को अगर हमने इस्तेमाल किया देश और समाज को बदलने के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, तो मुझे भरोसा है कि मीडिया कैन बी द मैसेंजर ऑफ पीस। मैं पुनः फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी का, आपके ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का, प्रो वीसी रजिस्ट्रार साहब, रिजवान साहब, कि आपने मुझे अपने यहाँ इनवाइट किया और कुछ अपने थॉट्स को शेयर करने का एक मौका दिया। और इंतज़ार करूँगा कि आपका कब इनविटेशन आएगा और आपके खूबसूरत कैंपस में हम आएंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।